डाउनहिल कर्सियां। दोस्तों, ये स्टोरी एक ऐसे जगह की है जिसके बारे में सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम ये बता दें कि ये स्टोरी रियल बेस्ड पे है, जिसके जगह और कैरेक्टर्स के नेम चेंज कर दिए गए हैं। स्टेशन पे पहली दस्तक। साल था 2022, दिसंबर का महीना। अनिरुद्ध से, जो एक पेशे से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, वह डार्क ट्रूथ नाम की एक यूट्यूब सीरीज के लिए भारत के सबसे रहस्यमय और डरावने इलाकों की सच्चाई खोजता फिरता रहता था। इस बार वो पहुंचा था कर्सियां, जो दार्जिलिंग के करीब एक छोटा हिल स्टेशन है और वहां का सबसे बदनाम इलाका डाउन हिल। अनिरुद्ध कहते हैं, अपने डायरी में एंट्री करते हुए, डायरी एंट्री नंबर 47, मैं अभी कर्सियां रेलवे स्टेशन पे हूँ। सामने कुहासा है, ठंडी हवा हड्डियों में घुस रही है, लेकिन असली ठंड तो उस जगह में है जहां मैं जा रहा हूँ, डाउन हिल। वे डाउन हिल के साइड चलने लगते हैं। वे उस गांव में पहुंचते हैं तो उन्हें एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी दिखती है। तो वे दरवाजा खटखटाते हैं तो उसमें से एक बुजुर्ग महिला निकलती है, जिनका नाम था रुक्मिणी दासी, जो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी। शायद उनकी उम्र करीब यही 85 से 90 साल के बीच रही होगी। उनकी आंखें धंसी हुई थी, आवाज में कपकपी जो उनके उम्र का अंदाजा दे रही थी। अनिरुद्ध ने जब उनसे डाउनहिल के बारे में पूछा तो उनकी आंखें जैसे चौड़ी हो गई। वे इस नाम को सुनकर जैसे स्तब्ध हो गई थी। उन्होंने ऊपर से नीचे अनिरुद्ध को देखा, फिर रुक्मिणी काकी धीरे से बोली, तू मत जा बाबू, वहां अभी वो बच्चे चीखते हैं और एक बच्चा जिसका सिर नहीं है, वो हमेशा जंगल में भटकता रहता है। अनिरुद्ध को उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। कोई या तो इन अफवाहों को फैलाकर सबको डरा रहा है या कुछ और कारण हो सकता है। वो हंसने लगता है। अनिरुद्ध काकी माँ से कहता है, काकी माँ, आप तो कहानियाँ बहुत अच्छी बना रही हैं। कोई फोटो, कोई रिकॉर्डिंग या कुछ सबूत है आपके पास इसके बारे में कि आप ये बात कर रही हैं? रुक्मिणी काकी कहती हैं, सबूत चाहिए, जा मिल गोविंदा से। लकड़हारा है वो, जिसने उसे देखा था और अब वो खुद को ही भूल गया है। अरविंद उनसे पूछता है, ये गोविंदा कौन है? तो रुक्मिणी काकी उसको इसके बारे में कुछ बातें बताती हैं। फिर अनिरुद्ध उनसे गोविंदा का जो रहने का ठिकाना था वो पूछता है और चल देता है गोविंदा को खोजने। वो गोविंदा के घर के पास पहुंच जाता है। गोविंदा गांव के एक घर के छोटे से कमरे में रहता था।
वो हमेशा वहीं बैठा रहता और बड़बड़ाते रहता। अनिरुद्ध उसके पास जाता है और उसकी कंडीशन देखता है। फिर भी वो उससे पूछता है, क्या तुम डाउनहिल के बारे में बता सकते हो? तुमने क्या देखा था? गोविंदा उसकी तरफ ऐसे देखता है जैसे क्या ही सुन लिया और क्या देख लिया, और फिर बड़बड़ाने लगता है। वो आ रहा था, उसके पैरों की आवाज नहीं थी, सिर्फ उसकी आंखें चमक रही थी, पर उसका सिर वो कहाँ था? अनिरुद्ध कहता है, क्या देखा था आपने? किसे देखा था? गोविंदा अचानक चिल्लाता है, राहुल, वो बच्चा जंगल में खो गया, फिर नहीं लौटा। अब वो सबको बुला रहा है। अनिरुद्ध उसे पूछता है, और क्या आपने देखा? गोविंदा कुछ नहीं बोलता और सिर्फ बड़बड़ाए जा रहा था। अनिरुद्ध उससे बहुत कुछ जानने की कोशिश करता है, पर ज्यादा कुछ नहीं जान पाता। फिर वो सोचता है कि अब मुझे उस डाउनहिल जंगल में ही जाना होगा। वो रात के 11 बजे डाउनहिल जंगल के तरफ जाता है। अनिरुद्ध अपने कैमरे के साथ जंगल में दाखिल हुआ था। हैंडलैम्प उसने ऑन की हुई थी, लेकिन हर तरफ सिर्फ धुंध ही धुंध दिखाई दे रहा था, क्योंकि कुहासा इतना ज्यादा ही था। कैमरे में अनिरुद्ध देखते हुए बोलता है, ये है डाउनहिल का जंगल। लोग कहते हैं यहाँ कुछ अलौकिक है। मैं यहाँ पूरी रात रहने वाला हूँ, अकेले, कोई नहीं है मेरे साथ। तभी अनिरुद्ध रुक कर कहता है, क्योंकि उसको कुछ सूखी टहनी के टूटने जैसी आवाज आई थी। कौन है वहां? उसको कोई जवाब नहीं मिलता। बस हवा में एक मीठी सी लेकिन डरावनी सी आवाज गूंजती है, एक बच्चे की हंसी। बच्चे की हंसी धीरे से मगर बहुत पास थी। अनिरुद्ध धीरे धीरे पीछे हटता है। ये कोई मजाक नहीं है, कौन है? सामने आओ। लेकिन कोई सामने नहीं आता और अचानक ही अनिरुद्ध वहीं पे गिर जाता है। उसकी आंखें बंद हो गई थी, जैसे कोई उसको सूद बूद ही ना हो, और कैमरा गिर चुका था और अपने आप बंद हो गया था। अगली सुबह गांव वाले उस जंगल के पास आते हैं तो देखते हैं अनिरुद्ध उस जंगल के पास बेहोश पड़ा था। वे लोग देखते हैं कि उसके पास एक पुराना स्कूली रुमाल था, जिस पे लिखा था राहुल, कक्षा 4, विक्टोरिया स्कूल। आपको क्या लगता है कि अनिरुद्ध ने क्या देखा था? कौन है वो राहुल, और जंगल किसे बुला रहा है? गांव वाले अनिरुद्ध के नब्ज देखते हैं तो सांसें चल रही थी। वे लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसकी इलाज करवाते हैं। अनिरुद्ध अस्पताल में जब उसको होश आता है तो उसके सामने एक लड़की बैठी थी, जिसका नाम था मीरा, जो लोकल थी वहां की, जो कभी विक्टोरिया स्कूल की छात्रा हुआ करती थी और शायद डाउनहिल से जुड़ी हर परछाई की चश्मदीद गवाह थी। मीरा धीरे से उससे कहती है, तुमने राहुल को देखा ना, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अनिरुद्ध चौंक जाता है और उससे पूछता है, तुम जानती हो उसके बारे में? मीरा कहती है, मैं जानती हूँ
और मैं अकेली नहीं हूँ जिसने उसे देखा है। तो अनिरुद्ध उससे राहुल के बारे में बहुत कुछ पूछता है। मीरा कुछ बातें उसको बताती हैं और कुछ गुप्त ही छोड़ देती है। मीरा अनिरुद्ध को जो बातें बताई थी उसके हिसाब से विक्टोरिया स्कूल और इस जंगल का रहस्य था। अनिरुद्ध कहता है, ठीक है, जब हम ठीक हो जाएंगे अच्छे से तो हम उस स्कूल पर जाएंगे। जब अनिरुद्ध ठीक होता है तो मीरा के साथ उस विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल में रात को 10 बजे जाता है। मीरा अनिरुद्ध को स्कूल के बंद पड़े हिस्से में ले जाती है। अंदर नमी, सड़न और चारों तरफ से अंधेरा था। मीरा कहती है, यहीं खेलते थे वो बच्चे जिनमें से कई कभी घर नहीं लौटे। अनिरुद्ध पता है क्या? तभी अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। अनिरुद्ध कहता है, मीरा दरवाजा। मीरा धीरे से कहती है, वो आ गए हैं। तभी अचानक एक पुरानी लकड़ी की अलमारी गिरती है। अंदर एक पुरानी फोटो एल्बम थी। अनिरुद्ध उसे उठाता है। अंदर उसे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दिखती है जिसमें 10 बच्चे थे। आखिरी फोटो में सिर्फ 9 रह गए और एक चेहरा ब्लर हो गया था। अनिरुद्ध कहता है, ये कौन है? चेहरा क्यों गायब है? मीरा उससे कहती है, वही जो अब जंगल में रहता है, राहुल। अनिरुद्ध ये सुनकर चौंक जाता है। कहता है, क्या? मीरा कहती है, हाँ। फिर वे लोग चर्च के साइड जाते हैं और वहां पे फादर एंथनी, जो स्कूल के सबसे पुराने केयर टेकर थे, उनकी उम्र करीब 90 साल हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वो राज छुपे हुए थे। वे उनसे उस दिन के बारे में पूछते हैं। फादर एंथनी पहले मना करते हैं उन्हें बताने से, लेकिन अनिरुद्ध उन्हें बहुत धमकी देता है और जोर जबरदस्ती करता है, तो वो बताने को तैयार होते हैं। फादर एंथनी कहते हैं, सन 1935 में राहुल स्कूल आया था। उस साल वो शरारती बच्चा था, लेकिन बहुत तेज। एक दिन प्रिंसिपल ने उसे पकड़ लिया एक गलती पर, और फिर अनिरुद्ध कहता है, क्या किया गया उसके साथ? फादर एंथनी कांपने लगते हैं और बोलते हैं, वो नहीं मरा, उसे मार डाला गया। मीरा कहती है, और उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। अनिरुद्ध पूछता है, पर क्यों? क्या कारण था? फादर एंथनी कुछ नहीं कहते। तो मीरा उसको कहती है कि हमें उस जंगल में जाना चाहिए जहां वे आत्माएं हैं। रात के 2 बजे उस डाउन हिल के गहरे जंगल में अनिरुद्ध और मीरा जंगल में जाते हैं, वहां जहां राहुल आखिरी बार देखा गया था। वहां उनको हवा की टूटी डालियों से जैसे बच्चे के गाने के एक पुरानी कविता सुनाई दे रही थी। बच्चों की आत्माएं धीमे स्वर में जैसे गा रही थी, बंदर मामा पहन के चश्मा देख रहे थे सपना, सपना टूटा मामा रोए, जंगल की आत्मा जागी और बोले। और फिर अचानक चारों चुप्पी हो जाती है। तभी
कि एक पेड़ की शाख टूटती है और फिर एक बच्चा सामने आता है जिसका सिर नहीं था। मीरा कहती है, वो रहा राहुल। अनिरुद्ध डर से थरथरा उठता है कि वो पहली बार ऐसा भयानक सीन देख रहा था। मगर तभी वो बिना सिर के बच्चे के पीछे कुछ और देखता है। एक ऊंचा सा इंसान सफेद कोट में और उसके चेहरे पर एक नकाब। अनिरुद्ध धीरे से कहता है, ये कौन है? मीरा कहती है, वो है हेडमास्टर। उस रात के अंधेरे में अचानक राहुल की आत्मा पहली बार बिना डर के अनिरुद्ध के पास आती है। उसके हाथ में एक कागज होता है, पुराने अखबार की कटिंग, जिसमें लिखा होता है, 10 वर्षीय छात्र की संदिग्ध मृत्यु, स्कूल प्रबंधक ने की जांच से इनकार। राहुल की आत्मा धीरे से कहती है, हमें न्याय दो वरना अगला तुम हो। अनिरुद्ध पहले तो डर जाता है, लेकिन फिर हिम्मत जुटा के वो उसके तरफ देखता है। उसको चारों ओर से जैसे लग रहा था कि बच्चे फुसफुसा रहे हैं। मीरा धीमी आवाज में कहती है, तुमने अब उनकी कहानी सुन ली, अब वो तुम्हारे जहन से कभी नहीं जाएंगे। तो अनिरुद्ध उसके तरफ देखता है। क्या लगता है आपको, क्या होगा? क्या सच्चाई है और क्या नहीं? मीरा उनसे कहती है, अनिरुद्ध, फादर एंथनी के पास वापस जाना चाहिए। वही बता सकते हैं कि कैसे उन्हें मुक्ति मिलेगी और न्याय मिलेगा। अनिरुद्ध और मीरा फिर उसी पुराने चर्च के तहखाने की ओर जाते हैं। अनिरुद्ध फादर एंथनी के पास जाता है, लेकिन अब वो सिर्फ एक नाम दोहराते उसको दिखते हैं, मीरा मीरा मीरा। फादर एंथनी डर से कांपते हुए उसको देखते हैं तो कहते हैं, वो मीरा, वो कोई आम लड़की नहीं है, वो मरी हुई है। अनिरुद्ध उनकी बात सुनकर चौंक जाता है। उस समय उसके पास मीरा नहीं थी। अनिरुद्ध कहता है, क्या? फादर एंथनी कहते हैं, हाँ। सन 1942 में एक और हादसा हुआ था। एक लड़की, मीरा, वो टीचर ने जिंदा स्कूल के तहखाने में बंद कर दिया था और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। अनिरुद्ध धीरे से कहता है, तो जो लड़की मेरे साथ है वो फादर एंथनी कहते हैं, हाँ, वो जिंदा नहीं है। अनिरुद्ध को बहुत डर लगता है, लेकिन तभी भी वो हिम्मत करता है। फिर अनिरुद्ध मीरा के पास जाता है तो मीरा उसको कहती है, चलो डाउन हिल जंगल। अनिरुद्ध देखता है रात के 3 बजने वाले हैं, लेकिन वो सोचता है अब तक मीरा ने उसके साथ कुछ नहीं किया तो शायद आगे भी कुछ ना करे। और फिर वो मीरा के साथ जंगल के तरफ चला जाता है। अनिरुद्ध अब जान चुका था कि वो इंसान नहीं है, एक आत्मा है, लेकिन वो भागता नहीं है। अनिरुद्ध कहता है, अगर तुम आत्मा हो तो मुझे क्यों बचा रही थी? मीरा धीरे से कहती है, क्योंकि मैं भी मरी थी, उसे शोषण का शिकार बनकर। मैं नहीं चाहती कोई और वैसा ही मरे। तभी जंगल में बर्फीली हवा चलती है, बच्चे एक एक कर दिखाई देने लगते हैं। राहुल, कविता, अर्जुन, अनाया, हर एक ने स्कूल में
जिन्होंने जान गंवाई थी। ऐसे ही अनेकों बच्चे थे। राहुल की तभी गूंजती हुई आवाज आती है, अब समय है उसे खत्म करने का। अनिरुद्ध पूछता है उसको कैसे खत्म किया जाए, तो उसे कुछ बताते हैं। अनिरुद्ध उनकी बातों को सुनकर वो विक्टोरिया स्कूल के मुख्य हॉल की तरफ जाता है। वहां पर उसको साउंड से कुछ आवाज सुनाई दे रही थी, जो स्कूल की जैसे कोई प्रार्थना गा रहा हो, लेकिन वो प्रार्थना धीरे धीरे चिल्लाहट में बदल जाती है। अनिरुद्ध स्कूल में दाखिल होता है। हर दीवार पर खून से कुछ लिखा होता है, तुम सब दोषी हो। फिर आता है वो लंबा सफेद कोट पहना हुआ, जिसका चेहरा नकाब से ढका था, हेडमास्टर। हेडमास्टर कहता है, ये स्कूल मेरा था, मेरी सजा का घर। कोई भी बच्चा अगर मेरी मर्जी से न चला तो वापस नहीं गया। अनिरुद्ध गुस्से से कहता है, तू सिर्फ एक शिक्षक नहीं था, तू एक दरिंदा था। हेडमास्टर उससे कहता है, और तुम सिर्फ एक शरीर हो जो अब मेरी आत्मा का घर बनेगा। अनिरुद्ध तो पहले डर जाता है, क्योंकि ये तो सच था, वो एक शरीर था और वो एक प्रेत। मीरा उससे कहती है, डरो मत अनिरुद्ध, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें इसको हराना ही होगा। मीरा अब अपने असली रूप में आ गई थी। दीवारों से आत्माएं निकलती हैं और स्कूल जलने लगता है, जैसे एक युद्ध की शुरुआत हो गई थी। तभी मीरा अपने असली रूप में एक सफेद साड़ी में आत्मा के रूप में थी। आंखों से उसके बहते आंसू और आग से लपटे उसके चारों ओर बिखरी हुई थी। मीरा अनिरुद्ध से कहती है, ये आग मुझे जलाएगी, लेकिन इससे और आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। अनिरुद्ध कहता है, नहीं, तुम नहीं जा सकती। मीरा मुस्कुराकर कहती है, मैं कभी गई ही नहीं थी। मीरा खुद को हेडमास्टर की आत्मा के साथ बांध लेती है और दोनों एक तेज आग के लपट में चल जाते हैं और चारों तरफ जोरदार धमाका होता है। बच्चों की आत्माएं हवा में उड़ती हैं और फिर एक गहरी शांति हो जाती है। ये तरीका बच्चों ने ही दिया था उसको, क्योंकि उनको बंद किया गया था, दफनाया गया था। कहते हैं हमारे धर्म में जलाना मुक्ति का एक साधन भी है। उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली थी, क्योंकि हेडमास्टर भी उनके साथ था। वो कुछ तंत्र मंत्र भी किया करता था। ऐसे ही वो वहां से अपने घर को आता है, सबसे विदा लेता है। सालों बाद पहली बार डाउनहिल के जंगल में कोई चीख नहीं आई। स्कूल अब सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं रह गई थी, जो डर का कैद खाना नहीं रह गया था। अनिरुद्ध ने अपनी आखिरी रिकॉर्डिंग करते हुए कहा, नाम था डाउनहिल, और अब वो सिर्फ एक जगह नहीं, एक कहानी है, एक दर्द, एक बलिदान और एक सच्चाई की, जो अब लोगों को बताई जाएगी। लेकिन क्या शाप क्या सच में खत्म हो गया है या कुछ है? अनिरुद्ध जब अपने घर आ गया था, एक हफ्ते बाद एक बच्चा दार्जिलिंग से कर्सियांग के बस में बैठा। तभी बस में बैठे एक बच्चा उसके पास आकर बैठा।
पहला बच्चा उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? जो बच्चा आकर बैठा था यानी दूसरा बच्चा वो धीरे से कहता है, राहुल। और बस का दरवाजा बंद हो जाता है और बाहर बोर्ड लग जाता है, डाउन हिल 4 किलोमीटर। क्या लगता है आप सबको, क्या ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई? क्या जो आत्माओं को मुक्ति मिली थी वो सिर्फ कुछ क्षण का था या मुक्ति मिली ही नहीं थी? अनिरुद्ध तो चला गया, उसको आज भी उसके सपने रात को डरा जाते हैं। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने इसमें कुछ बातें नहीं बताई जो दिल दहला देने वाली थी। आज भी वहाँ की रहस्य ही रह गई। मिलते हैं नए स्टोरी के साथ एक नए अंदाज में।